नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा की जो पुस्तक है उससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा यह है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर आज चर्चा होगी। और साथियों, इससे पहले जितने भी हम वीडियो हैं आप तक साझा कर चुके हैं। और कहें तो ये पूरनचंद टंडन की पुस्तक का कहें तो लगभग अंत ही चल रहा है। इसके बाद हम और अन्य कोई किसी पुस्तक को यहाँ पढ़ेंगे। तो साथियों, चलिए आज हम पढ़ेंगे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। और इसके अंतर्गत आज लगभग हम 100 से ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और साथियों, चलिए वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, संस्कृत काव्यशास्त्र ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है आनंदवर्धन, भरत मुनि, भट्टतौत या कुंतक। देखिए, थोड़ा हम स्पीड से प्रश्नों करेंगे ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। तो बताइएगा, संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, इनमें से कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। कौन हो जाएगा? भरत मुनि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नाट्यशास्त्र के रचयिता है, नाट्यशास्त्र के रचयिता मम्मट, उद्भट, भरत मुनि या भामा। बताइए नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो साथियों, नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं इनमें से आपके हो जाएंगे भरत मुनि। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। अगला है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा, जगन्नाथ, कुंतक या विश्वनाथ। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो साथियों, काव्य अलंकार जो रचना है किसकी हो जाएगी? भामा की। किसकी है? भामा की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं? भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं? बताइएगा। रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि या अलंकार। बताइए भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो साथियों, भामा जो हैं कहेंगे तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य हैं। भामा विवरण की रचना किस आचार्य ने की है? उद्भट ने, कुंतक ने, भट्टतौत ने या आनंदवर्धन ने। बताइए इनमें से किसने आपके भामा विवरण की रचना की है? बताइए इसमें से कौन होंगे? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? उद्भट। कौन हो जाएंगे? उद्भट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बताइए अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका पर व्यवस्था है? अभिनव भारती में बताइए साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र की, काव्य कौतुक या काव्य प्रकाशित। बताइए अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका पर व्यवस्था है? तो साथियों, अभिनव भारती में नाट्यशास्त्र की टीका पर व्यवस्था है। काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता हैं। काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता बताइए। भरत, भामा, दंडी या भट्टतौत। बताइए कौन हो जाएंगे? बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा दंडी। कौन हो जाएंगे? दंडी। अगला आपका प्रश्न है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक हैं? अलंकार, रीति, वक्रोक्ति या ध्वनि। दंडी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो साथियों, अलंकार। किसके हैं? अलंकार के हैं। अलंकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट, मम्मट, भट्टतौत या महिम भट्ट। बताइए काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो साथियों, उद्भट। किसकी है? उद्भट। काव्य अलंकार सूत्रवती रचना के रचनाकार। काव्य अलंकार सूत्रवती रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? राजशेखर, बामन, भोज या रुयक। बताइए काव्य अलंकार सूत्रवती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका बामन। कौन हो जाएंगे? बामन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बामन किस संप्रदाय के समर्थक हैं? बामन किस संप्रदाय के समर्थक हैं? रस, अलंकार, रीति या ध्वनि। बताइए रस, अलंकार, रीति या ध्वनि किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका रीति। किसका हो जाएगा? रीति संप्रदाय के समर्थक हैं बामन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काव्य अलंकार सूत्रवती के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? काव्य अलंकार सूत्रवती के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कहें तो रामकुमार वर्मा ने या अज्ञे ने। बताइए किसने लिखी है? तो साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने। तो काव्य अलंकार सूत्रवती के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? नायक नायिका भेद निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? बताइएगा किस ग्रंथ में किया गया है? काव्य प्रकाश में, नाट्यशास्त्र में, साहित्य दर्पण में या कि काव्य अलंकार में। बताइए किस में किया गया है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका काव्य अलंकार में। काव्य अलंकार में। प्रियान रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? प्रियान रस की सर्वप्रथम चर्चा उद्भट ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने या मम्मट ने। प्रियान रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा रुद्रट ने। रुद्रट ने।
अगला है ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वन्यालोक के रचनाकार मम्मट, आनंदवर्धन, बामन या उद्भट? ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो साथियों ध्वन्यालोक के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका कौन हो जाएंगे ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक आपके साथियों अभिनव गुप्त। कौन हो जाएंगे? अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? ध्वन्यालोक की टीका का नाम काव्य मीमांसा, रस गंगाधर, लोचन या नाट्यशास्त्र? ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? तो साथियों ध्वन्यालोक की जो टीका है उसका नाम आपको याद रखना है लोचन। क्या है? लोचन। ध्वन्यालोक की टीका का नाम लोचन। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार बताइए। अभिनव गुप्त, राजशेखर, भैमभट्ट या मोज? बताइए कौन हो जाएंगे रचनाकार? तो साथियों हो जाएंगे अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक की जो टीका लोचन है उसके रचनाकार अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के रचनाकार बताइए। काव्य मीमांसा के रचनाकार बताइए। राजशेखर, भट्टतोत, विश्वनाथ या जगन्नाथ? बताइए कौन हो जाएंगे काव्य मीमांसा के रचनाकार? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार साथी हो जाएंगे आपके राजशेखर। कौन हो जाएंगे? राजशेखर। अगला प्रश्न है दश रूपक के रचनाकार बताइए। 10 रूपक के रचनाकार विश्वनाथ, बामन, धनंजय या कुंतक? 10 रूपक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों 10 रूपक के रचनाकार बताइएगा तो इनमें से हो जाएंगे धनंजय। कौन हो जाएंगे? धनंजय। अगला प्रश्न है आपका वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम बताइए भरत मुनि, कुंतक, बामन या क्षेमेंद्र? किसकी हो जाएगी वक्रोक्ति जीवितम? तो साथियों वक्रोक्ति जीवितम जो रचना है किसकी है? कुंतक की है। किसकी? कुंतक की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? बताइए क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने, धनिक ने या धनंजय ने? किसने माना है? तो साथियों याद रखिएगा वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना है आपका याद रखना है कुंतक ने। किसने? कुंतक ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार। व्यक्ति विवेक बताइए धनंजय, महिमभट्ट, जगन्नाथ या बोझ? बताइए व्यक्ति विवेक रचनाकार। तो साथियों व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? याद रखना है महिमभट्ट। महिमभट्ट। अगली रचना है अगला हमारा प्रश्न है औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठावरण के रचनाकार। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठावरण के रचनाकार विश्वनाथ, दंडी, कुंतक या क्षेमेंद्र? साथियों याद रखना है कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र। सरस्वती कंठावरण की किसकी रचना है? सरस्वती कंठावरण बताइए दंडी, आनंदवर्धन, भोजराज या भामा? सरस्वती कंठावरण बताइए। तो सरस्वती कंठावरण जो रचना है याद रखना है भोजराज की है। किसकी है? भोजराज की। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश के रचनाकार बताइए। काव्य प्रकाश के रचनाकार दंडी, मम्मट, कुंतक या भोज? काव्य प्रकाश के रचनाकार तो याद रखना है साथियों काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? याद रखना है आपको मम्मट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मम्मट। अगला प्रश्न है अलंकार सर्वस्व के रचयिता। अलंकार सर्वस्व के रचयिता रुय्यक, विश्वनाथ, मम्मट या जगन्नाथ? अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो साथियों अलंकार सर्वस्व के रचयिता जो हैं याद रखना है रुय्यक हो जाएंगे। रुय्यक। कौन हो जाएंगे? रुय्यक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण की किसकी रचना है? दंडी, बामन, विश्वनाथ या जगन्नाथ? तो साथियों याद रखिएगा साहित्य दर्पण जो रचना है वो आपकी किसकी है? विश्वनाथ की है। विश्वनाथ की है। अगला रस गंगाधर की रचयिता बताइए। रस गंगाधर, भोज, महिमभट्ट, जगन्नाथ या रुय्यक? रस गंगाधर के रचयिता तो साथियों रस गंगाधर के रचयिता कौन हो जाएंगे? याद रखना है जगन्नाथ। कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ। अगला प्रश्न है किस संस्कृत को शाहजहां ने, किस संस्कृतज्ञ को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया है? बताइए विश्वनाथ, जगन्नाथ, श्री शंकुक या अभिनव गुप्त? बताइए पंडित राज। शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि किससे दी है? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका जगन्नाथ को, पंडित जगन्नाथ। ठीक है। अलंकार से संबद्ध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता बताइए। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? महिमभट्ट, जयदेव, अप्पय दीक्षित या विश्वनाथ? कुवलयानंद के रचयिता तो साथियों कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। कौन है? अप्पय दीक्षित। प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावेत्री किस आचार्य ने किए हैं? बताइए विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, मम्मट ने या भोज ने? कार्यत्री और भावेत्री ये दो भेद प्रतिभा के किसने किए हैं? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। अगला प्रश्न हमारा किसकी प्रतिभा को भावेत्री प्रतिभा कहा जाता है? किसकी प्रतिभा को भावेत्री प्रतिभा? बताइए सहृदय, कवि, भावुक या निबंधकार? भावेत्री प्रतिभा कहा जाता है किसकी प्रतिभा को? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा सहृदय। सहृदय। अगला है प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्ति है? बताइए प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता रुद्र, जगन्नाथ, भट्टतोत या बामन? किसकी पंक्ति है? तो साथियों ये पंक्ति है भट्टतोत की। किसकी है? भट्टतोत की। अगला प्रश्न हमारा कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए? बताइए 5, 3, 4 या 7? कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? तो साथियों याद रखना है आपको 3। कितने? 3। अगला है धर्मार्थ
काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च, किसकी पंक्ति है? भामह, मम्मट, भरत या वामन, बताइए किसकी पंक्ति है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका भामा, किसकी? भामा। अगला है काव्यम यशस्येऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्या परनिवृत्तये कांता सम्मित योपदेश युजे। काव्य प्रयोजन में युक्त परिभाषा किसकी है? ये बताइए, परिभाषा किसकी हो जाएगी? भामा की है, कुंतक की है, मम्मट की है कि जगन्नाथ की है? किसकी परिभाषा है बताइए? तो साथियों यह परिभाषा जो है काव्य प्रयोजन में, तो यह हो जाएगी आपकी, सही उत्तर है मम्मट। किसकी हो जाएगी? मम्मट की हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? बताइए, 1, 4, 5, 3, बताइए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो साथियों आपको जवाब आता ही है, 3 माने गए हैं। कितने? 3। अगला है जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हों तब कौन सी शब्द शक्ति हो? माने जब प्रसिद्ध अर्थ और साक्षात संकेतिक अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हो, तो बताइए लक्षणा होगी, अविधा होगी, व्यंजना होगी या तात्पर्य वृत्ति होगी? बताइए कौन सी होगी? सही उत्तर हो जाएगा साथियों अविधा होगी। कौन सी होगी? अविधा। अगला प्रश्न है जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो। देखिए अन्य अर्थ लक्षित होने की बात करी है तो वह शब्द शक्ति होगी लक्षणा, तात्पर्य, अविधा या व्यंजना। बताइए अन्य अर्थ लक्षित हो तो वहां पे कौन सी हो जाएगी? याद रखिएगा लक्षणा हो जाएगी। कौन सी? लक्षणा। अगला है रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? अविधा, व्यंजना, लक्षणा या तात्पर्यवृत्ति, किसके भेद हैं? तो साथियों याद रखना है ये आपके लक्षणा के भेद हैं। किसके? लक्षणा के भेद हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा अविधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बता कर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहां कौन शब्द शक्ति होगी? तात्पर्य व्यक्ति, व्यंजना, लक्षणा या अविधा? बताइए जहां पर अपना अविधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ बताएं, शांत हो जाएं और अन्य ही अर्थ का बोधन कराएं, तो वो जो शब्द शक्ति होगी कौन सी होगी? साथियों याद रखना है वो जाएगी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना हो जाएगी। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन, मम्मट, भामा या वामन? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आप बताइएगा? आनंदवर्धन, मम्मट या भामा या वामन? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका आनंदवर्धन। कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन। अगला है निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? नहीं है वामन, भामा, दंडी या उद्भट। जो अलंकारवादी नहीं है इनमें से 3 है, एक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? आपका हो जाएगा वामन। भामा, दंडी और उद्भट ये तीनों अलंकारवादी हैं, लेकिन वामन आपके नहीं है, वामन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा? आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ या जगन्नाथ? बताइए किसने कहा है ऐसा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा मम्मट ने। किसने? मम्मट ने। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है? जनश्रुति के आधार पर भरत, नंदिकेश्वर, भामा या दंडी? जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है? भरत, नंदिकेश्वर, भामा या दंडी? बताइए बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका नंदिकेश्वर। कौन हो जाएंगे? नंदकेश्वर। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10, 5, 8 या 9? तो 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। चलिए देखते हैं अगला। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? नंदकिशोर, भारत, आनंदवर्धन या भोज? किसका है? तो साथी ये तो याद ही होगा आपको, भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि। अगला देखते हैं। अगला है हमारा सहृदय के अंतकरण में जो मनोविकार वासना के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव, विभाव, व्यवचारी भाव या अनुभव? बताइए क्या कहते हैं उनको? तो साथी याद रखना है आपको, स्थायी भाव कहते हैं उन्हें। अगला है सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 8, 4 या 6? सामान्यता की बात करेंगे तो याद रखिएगा 9 ही कहेंगे सामान्यता, या भरत मुनि के आधार पर कहेंगे तो 8 मानेंगे। बीभत्स रस की स्थायी भाव क्या है? बीभत्स का विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद या शोक? तो जुगुप्सा है। अगला है रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? श्रीशंकोक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनवगुप्त? रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा। तो रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार आपके जो कौन हो जाएंगे? याद रखना है भट्टलोलट। कौन हो जाएंगे? भट्टलोलट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक के हृदय में या
वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि के भावों को उद्बोधक कारणों को कहते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव या विभाव या अनुभाव। बताइए क्या कहते हैं? सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद है? आलंबन और उद्दीपन। स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, विभाव। आलंबन और उद्दीपन किसके होते हैं? विभाव के। कौन कौन से? है ना, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, इस तरीके से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, रत्यादि स्थायी भावों को, रत्यादि माने रति आदि भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव या व्यभिचारी भाव। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? याद रखना है साथियों, आश्रय की चेष्टाओं को आपको याद रखना है। अनुभाव क्या कहा जाता है? अनुभाव। अगला है, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? 4, 3, 5, 1। तो साथियों अनुभाव के आपके कौन कितने रूप माने गए हैं? कितने रूप माने गए हैं? याद रखना है 4। और 4 कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के माने गए हैं? 10, 2, 8 या 3? बताइए कितने माने गए हैं सात्विक अनुभाव के भेद? तो साथियों ये जो भेद माने गए हैं याद रखना है 8 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 8। अगला है, अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां कहलाती हैं अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव या काव्य हेतु। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां क्या कहलाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका संचारी भाव। क्या हो जाएगा? संचारी भाव। व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? व्यभिचारी भावों की संख्या 33, 50, 10 या 5? बताइए व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? याद रखना है साथियों 33। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, 33। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट के किसने माना है? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त या श्री शंकु? बताइए रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका किसने माना है? भट्टलोलट, भट्टलोलट। अगला है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरूपवाद की संज्ञा दी गई है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरूपवाद की संज्ञा दी गई है? श्री शंकुक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त या भट्टनायक? बताइए बताइए रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरूपवाद की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका भट्टलोलट। अगला है, किस आचार्य के सिद्धांत को किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? बताइए श्री शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त? अनुमानवाद। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर इसका साथियों हो जाएगा आपका श्री शंकुक। श्री शंकुक। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है किस आचार्य का सिद्धांत? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त? चित्र तुरंग न्याय बताइए चित्र तुरंग न्याय। साथियों चित्र तुरंग न्याय की जो बात होती है वो शंकुक। किसकी? शंकुक। अगला देखते हैं, किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त या भट्टलोलट? साधारणीकरण का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे किसे माना जाता है साथियों? भट्टनायक को। अगला है, अविधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? अविधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किसका आचार्य ने माने हैं? भट्टलोलट ने, अभिनव गुप्त ने, शंकुक ने या भट्टनायक ने? बताइए किसने माने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों किसने माने हैं? भट्टनायक ने, भट्टनायक ने। अगला प्रश्न हमारा, अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भट्टलोलट या शंकुक? अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? बताइए भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भट्टलोलट या शंकुक? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर आपका हो जाएगा अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। अगला है, भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ है? बताइए किस नाम से अभिहित हुआ है भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में? रसाभिव्यक्ति, भावाव्यक्ति, भावकत्व या आरोपवाद? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका रसाभिव्यक्ति, रसाभिव्यक्ति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता हैं? भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त या भट्टलोलट? बताइए भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता। तो साथियों भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन माने जाते हैं? अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे? न्याय सिद्धांत के आधार पर अभिनव गुप्त, शंकुक, रामचंद्र शुक्ल या भट्टनायक? न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा शंकुक। कौन थे? शंकुक। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे? भट्टनायक, डॉक्टर नगीन, शंकुक या भट्टलोलट? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे?
सही उत्तर आपका इसमें से हो जाएगा भट्टनायक। कौन थे? भट्टनायक। अगला प्रश्न है, वेदांता अनुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्या। वेदांता अनुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले सांख्य दर्शन के आधार पर भट्टनायक ने की है, न्याय सिद्धांत के आधार पर शंकु कर रहे हैं, और वेदांता अनुसार जो रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं वो शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, भट्टलुलट हैं या अभिनव गुप्त हैं। बताइए कौन हो जाएंगे? छाती से उत्तर हो जाएगा आपका अभिनव गुप्त। कौन हो जाएंगे? अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न आपका, साधारणीकरण विभावादि का होता है यह भावकत्व का परिणाम है। सॉरी, साधारणीकरण विभावादि का होता है यह भावकत्व का परिणाम है, किस व्याख्याकार का कथन है? भट्टलुलट, भट्टनायक, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? किसका है बताइए? तो साथियों हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक। आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार बताइए? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र या अज्ञे? आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अगला है, कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार। कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र या दिनकर? बताइए कौन हो जाएंगे? सही उत्तर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं केशव प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन हो जाएंगे? सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केशव प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र। अगला है, काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। आत्मा शब्द का दंडी, बामन, रुद्रट या कुंतक? बताइए आत्मा शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में सबसे पहले किसने किया है? तो साथियों याद रखना है, कौन हो जाएंगे? बामन। कौन हो जाएंगे? बामन। अगला है, काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? ध्वनि संप्रदाय, रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय या सभी? काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? ध्वनि संप्रदाय। कौन सा? ध्वनि संप्रदाय। अगला है, स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं। स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं। बताइए, अनुभाव, रस, विभाव या संचारी भाव? स्थायी भाव को उद्घोषित कौन करता है? याद रखना है, सही उत्तर आपका हो जाएगा विभाव। क्या हो जाएगा? विभाव। अगला है प्रश्न हमारा, साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म व कवि अनुभूति की ओर इंगित किया है। विश्वनाथ ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टलुलट ने या धनंजय ने? साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति की ओर इंगित किया है, क्या किसने? तो बताइएगा उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा धनंजय। कौन हो जाएंगे? धनंजय। अगला है, भावक या पाठक का साधारणीकरण माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल माना, भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या केशव प्रसाद मिश्र ने? किसने माना है भावक या पाठक का साधारणीकरण? बताइए किसने माना है? तो साथियों से उत्तर आपका हो जाएगा, किसने माना है? सही उत्तर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार कौन है? बताइए, नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी, मम्मट, भानुमिश्र या भामा? बताइए कौन हो जाएंगे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? सील के आधार पर 2, 4, 5, 10। सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं साथियों? माने गए हैं आपके 4। कितने? 4। अगला बताइए, विशिष्टा पद रचना रीतिहा। विशिष्टा पद रचना रीतिहा किसका कथन है? कुंतक, आनंदवर्धन, भरत या बामन? किसका है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका बामन। कौन? बामन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना नाम किस आचार्य ने दिया है? रीति को संघटना या अर्थात सम्यक घटना नाम किसने दिया है? बामन, भोज, आनंदवर्धन या रुय्यक? रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना का नाम किसने दिया है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन। कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन। अगला है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों के रचयिता नाम बताइए। निम्नलिखित काव्य लक्षणों के रचयिता के नाम। शब्दार्थ हो सहित हो काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थ हो सहित हो काव्यम किसका कथन है? बताइए, भामा का, दंडी का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का? शब्दार्थ हो सहितो काव्यम। बताइए साथियों से उत्तर हो जाएगा इसका, किसका है? भामा का, भामा। अगला है, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली, यह कथन किसका है? बताइए, जगन्नाथ, विश्वनाथ, दंडी या भामा? किसका कथन है? सही ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दंडी। किसका है? दंडी। अगला है, रीतात्मा काव्यस्य किसने कहा है? रीतात्मा काव्यस्य किसने कहा है? बामन, भरत, महिमभट्ट या कुंतक? किसने कहा है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर बताइए किसने कहा है? सही उत्तर आपका साथियों हो जाएगा भरत। किसने कहा है? भरत। किसने कहा है?
भरत ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नहीं साथियों, ये रीतात्मक काव्यस्य, माफ करें, रीतात्मक काव्यस्य जो कहा है साथियों, बामन ने कहा है। रीतात्मक काव्यस्य बामन ने कहा है, माफ करें, उसके लिए बामन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है बताइए? मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक या बामन? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक या बामन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आनंदवर्धन। कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन, आनंदवर्धन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वावपि, किसने कहा था? मम्मट ने, जगन्नाथ ने, विश्वनाथ ने या रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा था? अच्छा, सही उत्तर हो जाएगा आपका मम्मट ने। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका कथन है? बामन, मम्मट, दंडी या जगन्नाथ? किसका कथन है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका कथन है? तो साथियों ये कथन जो है याद रखना है, किसका है? जगन्नाथ का। किसका है? जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है बताइए? जगन्नाथ, विश्वनाथ, बामन या दंडी? वाक्यम रसात्मकम काव्यम बताइए किसका है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्वनाथ। किसका है? विश्वनाथ। अगला आपका है कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित पर्याप्त निरूपण किस आचार्य ने किया है बताइए? कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित पर्याप्त निरूपण किस आचार्य ने किया गया बताइए? बामन, भरत, राजशेखर या भामा? बताइए क्या उत्तर होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा आपका राजशेखर। क्या हो जाएगा? राजशेखर। अगला है रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या की है। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? भट्टलोलट ने, भट्टनायक ने, अभिनवगुप्त ने या शंकुक ने? किसने की है बताइए? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक ने की है। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है? शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट? बताइए कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा आपका भट्टलोलट। अगला है निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य हैं? भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक या अभिनवगुप्त? निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? तो साथियों ध्वनि विरोधी आचार्य कौन हो जाएंगे निम्न में से? सही उत्तर आपका हो जाएगा भट्टनायक। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया? रस को मूल पात्र में किसने किया? शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक या अभिनवगुप्त? रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा भट्टनायक। क्या हो जाएगा? भट्टनायक। अगला प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य में छंदशास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है? छंदसार, छंदमाला, छंद वीणा या छंद विचार? बताइए कौन सी मानी जाती है? बताइए कौन सी मानी जाती है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कहेंगे तो कौन सी मानी जाती है? छंदमाला। तो किसकी है? ये केशव की है। किसकी है? केशव की है। अगला प्रश्न है हमारा गणराज्य किस विद्वान की कृति है? गणराज्य बताइए प्लेटो, अरस्तु, लोंगिनोस या कालरेज? बताइए गणराज्य किस, रिपब्लिक किस विद्वान की कृति है? तो साथियों ये जो कृति है किसकी हो जाएगी? आपका प्लेटो। किसकी है? प्लेटो। अब ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ रचनाकार होंगे। और चलिए देखते हैं किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? बताइए किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज को बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? जॉन ड्राइडन, अरस्तु, लोंगिनुस या प्लेटो? बताइए। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न है काव्य में उदात्त तत्व पेरियुप्सुस का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का दिया हुआ है? बताइए पेरियुप्सुस, कॉलरेज, सेंट बियब, अरस्तु या लोंगिनुस? बताइए काव्य के उदात्त तत्व पेरियुप्सुस का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का है? बताइए किसका है? सही उत्तर हो जाएगा आपका लोंगिनुस। अगला है साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना? साहित्य का उद्देश्य विरेचन अरस्तु ने, कॉलरेज ने, जॉन ड्राइडन ने, एडलर ने? किसने माना है? बताइए साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? क्या हो जाएगा? अरस्तु। किसका है? अरस्तु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पेरिपोइतिकेस काव्यशास्त्र किसकी रचना है? एडलर, अरस्तु, प्लेटो या लोंगिनुस? पेरिपोइतिकेस किसकी रचना है? बताइए इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पेरिपोइतिकेस किसकी रचना है? अरस्तु। अगला प्रश्न है अरस्तु ने नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? अरस्तु ने नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? 7, 3, 6, 5। 7, 3, 6, 5 किसने माने हैं? बताइएगा। साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा 6। कितने? 6। अगला है किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? प्लेटो, अरस्तु, एडलर या कालरेज?
किसने किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों अरस्तु। अगला प्रश्न हमारा, कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया? कल्पना के लिए फैंसी शब्द का होरेस, प्लेटो, जॉन ड्राइडन या कॉलरिज, किसने किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर होगा आपका जॉन ड्राइडन। अगला प्रश्न हमारा, किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो समझे जाते हैं? कॉलरिज, अरस्तु या प्लेटो या वर्ड्सवर्थ? किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद के मैनिफेस्टो समझे जाते हैं? बताइए किसके? कॉलरिज, अरस्तु, प्लेटो या वर्ड्सवर्थ? तो साथियों क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ। तो किस इनमें से क्या उत्तर होगा बताइएगा? वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स किसका काव्य संग्रह है? लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का, दांते का, लेगोनिस का या शेक्सपियर का? लिरिकल बैलेट्स किसका किसका काव्य संग्रह है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका लिरिकल बैलेट्स आपका वर्ड्सवर्थ का है। अगला है, कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? काल्पनिक, प्राथमिक कल्पना। बताइए कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। इलियट, कॉलरिज, प्लेटो और अरस्तु किसने माने हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? कॉलरिज। अगला है, द बेस्ट लैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? द बेस्ट लैंड, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या जॉन ड्राइडन? द बेस्ट लैंड किसकी है? तो साथियों द बेस्ट लैंड रचना जो है इलियट की है। किसकी है? इलियट की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, बताइए होरेस, इलियट, लॉन्गिनस या वर्ड्सवर्थ? होरेस, इलियट, लॉन्गिनस या वर्ड्सवर्थ किसने दी है? साथ ही सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर बताइए। तो जाएगा इलियट। इलियट। देखिए इसमें बताना है विसंगत, है ना? बताइए जो असंगत है बताइए। श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, काव्यदर्श दंडी, कुवलयानंद, अभिनव गुप्त? तो साथियों नहीं, कुवलयानंद अभिनव गुप्त की नहीं है, आचार्य अप्पय दीक्षित की है, आचार्य अप्पय दीक्षित की है। ठीक है, याद रखने का। तो यही असंगत है, यही विसंगत है, विसंगत या असंगत है। ठीक है, याद रखना है। तो साथियों ये हमारे लगभग कहें तो कितने हो गए? लगभग क्या, बिल्कुल 111 प्रश्न हो गए। तो आज 111 प्रश्नों को हमने हल किया और आपने 111 प्रश्नों में कितने सही सही किए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। और साथियों आप को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।